नमस्कार साथियों, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो कि आपके मेडिकल फील्ड एमबीबीएस, डीएमएलटी, डीआरटी, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना और समझना बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको पैथोलॉजी पढ़नी है तो पैथोलॉजी से रिलेटेड आपका एमएसएन भी है, साथ में एनाटमी, फिजियोलॉजी, आपका फार्मेकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट इसमें कंबाइन हो जाते हैं और आपको हर चीज को मतलब पैथोलॉजी को भी साथ में लेके चलना है। अगर आपको किसी एमएसएन की एक डिजीज पढ़नी है तो उसको आपके अंदर उसको उसके लिए आपको है ना पैथोलॉजी भी जानना जरूरी है, फार्मा भी जानना जरूरी है, हर चीज जानना जरूरी है। तो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है अपने लिए पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी जिसको हम ब्रीफली काफी अच्छे तरीके से अपन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसका आज सबसे पहले सब्जेक्ट या पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे अपन कि पैथोलॉजी क्या बोल रहा है, क्या है पैथोलॉजी के बारे में, क्या है पैथोलॉजी के अंदर, क्या चीजें आ रही हैं या पैथोलॉजी किसने इन्वेंट की है, ये चीजें पढ़ना है। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए, तो पैथोलॉजी, पैथोलॉजी शब्द है। पैथोलॉजी मतलब लॉजी मीन्स पढ़ना, और पैथो मतलब किसी ऐसी चीज को पढ़ना जिसका बॉडी में अक्रेंस हो रहा है या फिर किसी चीज का रेगुलेशन हो रहा है। तो पैथोलॉजी का मतलब समझते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड पैथोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पैथोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, पैथोलॉजी, ठीक है। तो पैथो, पैथो मीन्स क्या है, पैथो का मतलब क्या है, पैथो मीन्स सफरिंग। पैथो का मतलब क्या होगा, सफरिंग, मतलब चीजों का सफर होना। पैथो मीन्स सफरिंग, सफर होना, किसी चीज से अपन भुगत रहे हैं एक तरीके से। सफरिंग का मतलब क्या होगा, भुगतना, ठीक है। और लॉजिस का मतलब क्या है, स्टडी, मतलब जिस चीज से आप भुगत रहे हो उस चीज को क्या पढ़ लेना, उस चीज के बारे में पढ़ना, उसी क्या बोल दिया अपन ने, पैथोलॉजी। जैसे अपनी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो किस तरीके से एंट्री हुआ, कैसे पहुंचा, कैसी बीमारी पर उसने पैदा करी, उस चीज को पढ़ना, वही चीज किस में आ गई, पैथोलॉजी के अंदर आ गई। जैसे अपन काफी सारे सब्जेक्ट्स में एमएसएन के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अपन काफी बार पढ़ते हैं पैथोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस, तीनों नाम है। ये अपन पढ़ते हैं तो अपन इसमें ये देखते हैं कि कैसे माइक्रोबैक्टीरियम एंट्री हुआ, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करा, कैसे उसने इफेक्ट किया, कैसे ब्लॉकेज किया, कैसे किया, मतलब उसका कैसे सफर, वो अपनी बॉडी को कैसे सफरिंग में ला रहा है, उस चीज को पढ़ना क्या कहलाया जाता है, पैथोलॉजी कहलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैथोलॉजी मींस, पैथोलॉजी का मतलब क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन देखिए आप, क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है, पैथोलॉजी का मतलब क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी इन डिजीज। डिजीज के दौरान, डिजीज के दौरान क्या हो रहा है, साइंटिफिक स्टडी पढ़ना, मतलब एक तरीके से आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो, चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हो। किन चीजों के चेंजेस के बारे में, बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर फंक्शनिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एनाटॉमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, साथ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये चीजें आप किस में पढ़ोगे, मतलब डिजीज, एक कोई बीमारी हुई उस दौरान में एनाटॉमिकल चेंजेस या मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस और आपके फंक्शनल चेंजेस, मतलब स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है और साथ में फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, इस चीज को पढ़ना क्या कहलाया गया, पैथोलॉजी कहलाया गया है, ठीक है। तो पैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन नॉर्मल एनाटमी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी क्या आ गया, जैसे मैंने पिछला बोला था कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में गड़बड़ होने का मतलब क्या है, पैथोलॉजी है। तो पैथोलॉजी को और थोड़ा इजी फॉर्म में बोला है, क्या बोला गया है, पैथोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, पैथोलॉजी क्या है, एबनॉर्मलिटी आना, मतलब दिक्कत आना, किसमें, नॉर्मल एनाटमी में और नॉर्मल फिजियोलॉजी में, दोनों चीजों में क्या आना, एबनॉर्मलिटी आना, उसे किसमें लिया गया है, पैथोलॉजी में लिया गया है। मतलब पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया, दो चीजों को पढ़ना है, कॉमनली दो चीजों को, सबसे पहले एनाटॉमिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो दोनों चेंजेस को अपन पढ़ लेंगे, एक तो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है और एक स्ट्रक्चर जो काम कर रहा है या फिर जो ऑर्गन जो काम कर रहा है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके फंक्शन में क्या दिक्कत आ रही है, उन दोनों को पढ़ना क्या कहलाया गया, पैथोलॉजी कहलाएगा। कॉमन टर्म्स इन पैथोलॉजी, अब पैथोलॉजी अपन पढ़ने जा रहे हैं तो अपन को ये ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे कॉमन टर्म्स हैं जो पैथोलॉजी के अंदर आएंगे। मतलब क्या बोलेगा, मतलब पैथोलॉजी के मतलब कोई ऐसे वर्ड आ गया, मतलब कि काफी सारे अपन ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो बता रहे हैं कि हाँ भाई ये पॉइंट्स पैथोलॉजी में आते रहेंगे बार बार, जिनको आपको पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट, सबसे पहला क्या है, पेशेंट, मतलब सबसे कॉमन टर्म्स आता है। अपन अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो मेडिकल फील्ड में सबसे कॉमन टर्म है पेशेंट। तो पैथोलॉजी के अंदर भी ये कुछ कॉमन टर्म्स चलेंगे अपने साथ साथ में, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार ध्यान से अपन देखते हैं, पेशेंट, पेशेंट किसे बोला जा रहा है, द पर्सन अफेक्टेड बाय डिजीज।
ऐसा पर्सन जो किससे अफेक्टेड है, किसी डिजीज से अफेक्टेड है। पैथोलॉजी मतलब बीमारी के बारे में पढ़ना है, तो बीमारी के बारे में पढ़ोगे किससे, ऐसे पर्सन के अंदर पढ़ोगे जिसके अंदर पहले से ही क्या और एंट्री, किसकी एंट्री हो रखी है, किसी डिजीज की एंट्री हो रखी है, उसके अंदर अपन चेंजेस देख सकते हैं। तो पेशेंट किसे बोला गया है, जो खुद किससे अफेक्टेड है, डिजीज से अफेक्टेड है। नेक्स्ट, लीजन्स। लीजन्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन टिश्यू एंड सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज। डिजीज होने के बाद में जो चेंजेस आते हैं, मतलब मान लो किसी डिजीज ने हार्ट पे अफेक्ट करा, तो उस हार्ट पे क्या चेंजेस आए, उसका मतलब कार्डिक आउटपुट कम हो गया, या फिर उसका फंक्शनिंग कम हो गया, ब्रीदिंग, बीटिंग, बीट ऑफ द हार्ट, हार्ट बीट कम हो गया, या ट्रेकिकार्डिया हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, कुछ भी हो गया। तो मतलब कि उसके अंदर टिश्यूज के अंदर या सेल्स के अंदर चेंजेस आना, किसके कारण, डिजीज होने के कारण, इन एन इंडिविजुअल और एनिमल, या तो किसी इंडिविजुअल के अंदर या फिर किसी एनिमल के अंदर, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, लीजन बोल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पैथोलॉजिक चेंजेस और मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी या फिर पैथोलॉजिक चेंजेस किसे बोला गया है, ये आएगा बार बार शब्द आएगा, पैथोलॉजी, पैथोलॉजिक चेंजेस क्या है या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है, तो उसे क्या बोला गया है, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज टिश्यू। किसका मतलब इसके अंदर क्या चीज आ गई, इट कंसिस्ट ऑफ, ये रखता क्या चीज ले रहा है, एग्जामिनेशन होना है ऑफ डिजीज टिश्यू, जो टिश्यू बीमार है उसका एग्जामिनेशन करना, मतलब एक तरीके से उसके अंदर चेंजेस देखना, हार्ट अफेक्ट हुआ है, किडनी अफेक्ट हुई है, पेनक्रियास अफेक्ट हुआ है, तो उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को एग्जामिन करना, उनके चेंजेस को एग्जामिन करना, वही क्या कहलाया गया, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इटियोलॉजी ऑफ डिजीज। डिजीज की इटियोलॉजी मतलब डिजीज किस वजह से हुई है, क्या कारण है डिजीज होने के, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीजन्स, जो लीजन्स क्रिएट हुए, मतलब जो दिक्कत क्रिएट हुई, कैरेक्टरिस्टिक जनरेट हुए, वो किसकी वजह से हुए, इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जनरेट हुए, तो उन्हीं को पढ़ना क्या कहलाएगा, इटियोलॉजी ऑफ डिजीज कहलाएगा। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। अब पॉइंट आया पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, ये हर पॉइंट पे आएगा, अपन पैथोजेनेसिस हर बार पढ़ते आए हैं चीजों में, अपन ने जैसे हमारे टॉपिक पे, हमारे चैनल पे आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर हमने सारी रेस्पिरेटरी डिजीज को कवर अप किया है, उसके अंदर हर डिजीज के बारे में अपन ने पैथोजेनेसिस पढ़ी है। तो पैथोजेनेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अपन ये पढ़ रहे हैं कि एंट्री से लेकर एग्जिट होने तक, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के खत्म होने तक अपनी बॉडी के अंदर, उसके ने अपना अपना मैकेनिज्म कैसे चलाया, ये कैसे एंट्री करी, क्या अफेक्ट किया, किसको डैमेज किया, कैसे डैमेज किया, ये सब पढ़ना किसके अंदर आ जाता है, पैथोजेनेसिस के अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, मैकेनिज्म बाय विच द लीजन्स आर प्रोड्यूस्ड, कौन से मैकेनिज्म लगे जिसके कारण लीजन्स प्रोड्यूस हुए, क्या क्या मैकेनिज्म अप्लाई हुए जिसके कारण लीजन्स प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट पॉइंट, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या है, जब भी कोई बीमारी हो जाती है, डिजीज हो गई, इटियोलॉजिकल फैक्टर या फिर कोई किसी चीज की वजह से अपन को अफेक्ट हुआ, डिजीज कंडीशन हुई, तो उसके सिम्टम्स तो दिखेंगे, उसके असर तो दिखेंगे। सिम्टम्स का मतलब है एक तरीके से असर होना, बॉडी पे क्या असर दिख रहा है, जैसे चेस्ट पेन होना, ब्लैक पेन होना, स्वेलिंग आना, एडिमा कंडीशन होना, हाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेशन होना, ये सब चीजें। तो फंक्शनल इम्प्लीकेशन ऑफ द लीजन्स फेल्ट बाय द पेशेंट, पेशेंट के द्वारा लीजन्स के थ्रू क्या फील होना, फंक्शनल इम्प्लीकेशन फील होना। फंक्शनल इम्प्लीकेशन मतलब फंक्शनल चेंजेस होना एक तरीके से बॉडी के अंदर, वो किस में आ गए, सिम्टम्स में आ गए, मतलब जो असर दिखेंगे पेशेंट के द्वारा महसूस होंगे। पेशेंट आपको आके बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, हाथ पे पेन हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, मेरे को ये दिख रहा है, ये हो रहा है, यही चीजें क्या किस में आएंगी, सिम्टम्स में आएंगी। नेक्स्ट, साइंस। साइन ऐसी चीजें होती हैं जो नोटिस करी जाती हैं सामने जो भी एग्जामिनेशन कर रहा है उसके द्वारा, जैसे सिम्टम्स वो हो गए जो पेशेंट खुद बता रहा है, साइंस वो हो गए जो क्लिनिक डॉक्टर है या फिर जो भी उनको टेस्ट कर रहा है, जो एग्जामिन कर रहा है, वो नोटिस करेगा उनके अंदर। ठीक है, फंक्शनल इम्प्लीकेशन ऑफ द लीजन्स। लीजन्स के अंदर फंक्शनल इम्प्लीकेशन होना, बट डिस्कवर्ड बाय द क्लिनिकल। ठीक है, किसके द्वारा डिस्कवर किए जाएंगे, एक किसी डॉक्टर के द्वारा किए जाएंगे, या फिर जो उसको एग्जामिन कर रहा है उसके द्वारा डिनोट किए जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अपन ने कॉमन ऐसे टर्म्स पढ़े जो आने हैं, मतलब कि पैथोलॉजी के अंदर ये वर्ड्स चलेंगे, इधर उधर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अपन कभी भी कोई भी डिजीज पढ़ेंगे तब भी नजर आएंगे, या फिर अपन ये पढ़ेंगे कि इस पेशेंट को ये दिक्कत है तो पेशेंट शब्द आया, लीजन शब्द आया, ये सारे शब्द क्या है, कॉमन है, जो आपको जिनको समझना बहुत ही नेसेसरी है, जो अपन बार बार पे एक ऐसे नहीं कर सकते कि अपन बार बार पे उस पॉइंट पे उसी जगह पे चलते चलें, लेकिन आपको ये याद करना जरूरी है कि हर पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है किस पे, एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेजिंग हेल्थ कंडीशन इफेक्टिवली। ऐसे एलिमेंट्स जो आपको हेल्थ कंडीशन को मैनेज करने में, इफेक्टिवली मैनेज करने में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं,
मतलब इफेक्टिवली मैनेज करने में आप कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे चीजों को, या पेशेंट की कंडीशन है, पेशेंट की हेल्थ है, उसको कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते चीजों को मालूम करके। मान लो आपने डायग्नोस कराया, भाई आपके पास पेशेंट खांसता हुआ आया, आपने बोला खांस क्यों रहा है, वो बोलेगा 2 महीने से मेरे को खांसी आ रही है, लेकिन आप उसको जब तक डायग्नोस नहीं कराओगे, जब तक उसका ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन नहीं कराओगे, भाई एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, जिससे हम डायग्नोस कर पाएंगे क्या बीमारी है, ठीक है, उसकी वजह से ही अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डायग्नोस करना भी कंपलसरी है, ट्रीटमेंट करना भी कंपलसरी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू आप किसी के पेशेंट की डिजीज को मैनेज करना, इफेक्टिवली मैनेज करना कर सके, ठीक। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या बोल रहा है, डायग्नोसिस करना मतलब डायग्नोस करना, जानना, पहचानना, ठीक है। तो बीमारी को पहचानने का कैसे पहचानोगे, आजकल बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए, जैसे एक्सरे मशीन है, काफी सारी मशीन है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। तो डायग्नोस्टिक में क्या आ गया, डायग्नोस्टिक मतलब क्या डायग्नोसिस का, बाय एनालाइजिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑल्टरेशन। किसको एनालाइज करके, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस, गड़बड़ी, स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल चेंजेस को आप क्या करो, ऑल्टरेशन को चेक कर लो, मालूम कर लो, वो हो गया क्या डायग्नोसिस में। या फिर क्लिनिकल्स कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिजीज, डायग्नोस करने से क्या मालूम पड़ती है, स्पेसिफिक डिजीज, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज में या कार्डियक डिजीज में बहुत सारी डिजीजेस हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कब कर पाओगे, कार्डियक में जब आप ईसीजी करा लोगे, ठीक है, तब कर पाओगे, या फिर रेस्पिरेटरी में आप एक्सरे करा लोगे, सीटी स्कैन करा लोगे, तब जाके कर पाओगे। तो डायग्नोसिस कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आप पर्टिकुलरली डायग्नोस करा सको, जिससे कि आप एक डिजीज के ऊपर जा सको, डायग्नोस कर सको कि इसको इतनी सारी डिजीज में ये एक डिजीज है, ये इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं, ठीक है। तो कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन अफेक्टिंग द पेशेंट, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जो पेशेंट को अफेक्ट कर रही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ चेंजेस अलाउ फॉर बेटर प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द डिजीज, प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द डिजीज कोर्स एंड पोटेंशियल आउटकम। मतलब आप ये चीजें देख रहे हो। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, प्रोग्नोसिस का मतलब हो गया कि आपको डिजीज मालूम पड़ी है, उससे पहले आपने ये डायग्नोस कर लिया कि भाई इतने टाइम से आपको ये दिक्कत है, इसकी वजह से ये हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पेशेंट ने सीबीसी कराई, डॉक्टर के पास पेशेंट आया, सॉरी, हाँ, डॉक्टर के पास पेशेंट आया, उसने पूछा कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरी बॉडी में इन्फेक्शन लग रहा है, मेरे को ऐसी ऐसी कंडीशन आ रही है। तो पेशेंट डॉक्टर क्या बोलेंगे कि आप एक सीबीसी करा लीजिए, अपने उस पर लिख के दे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने लिख के दिया सीबीसी कराना, लेकिन सीबीसी को टाइम लग जाता है, कभी 2 घंटे 3 घंटे लग गए, या फिर हो सकता है शाम तक भी मिले। तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, प्रोग्नोसिस कर लेता है, एक मतलब कि एक प्रिडिक्शन कर लेता है, हाँ हो सकता है इन सिम्टम से, इन साइन एंड सिम्टम से इस पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन हो सकती है, तो इस कारण मैं इसको क्या दे दूं, ये मेडिसिन दे दूं या ये ट्रीटमेंट दे दूं, जिससे ये क्या हो जाए, अभी तो रिलीफ हो जाए। जैसे कभी अपन बीमार पड़ते हैं, तो पर्टिकुलरली अपन को ये मालूम नहीं होता किस वजह से बीमार पड़े, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपन ये करते हैं, हाँ पैरासीटामोल ले ली, तो उसमें हमने प्रोग्नोसिस किया गया, हाँ भैया कोई ना कोई बीमारी होगी, मैं सीबीसी तो करा ही लूंगा, लेकिन साथ में क्या कर लूँ, एक पैरासीटामोल ले लेता हूँ, जिससे कि मेरा फीवर तो थोड़ा उतर जाए, और सीबीसी में जो चीज निकलेगी उस हिसाब से मैं अलग से एक अपना ट्रीटमेंट ले लूंगा। तो यही चीज प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, प्रिडिक्शन करना है एक तरीके से ट्रीटमेंट के पहले। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट क्या है, इनसाइट गेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से जो चीजें आपको मिल रही, इन्वेस्टिगेशन कराई, उससे पर्टिकुलर चीज मालूम पड़ी, और इसके थ्रू आपने क्या लिया, ट्रीटमेंट लिया उस बेस पे। इन्फॉर्म एप्रोप्रिएटिक थेराप्यूटिक इंटरवेंशन गाइडिंग डिसीजन अबाउट मेडिकेशन, सर्जरीज और अदर ट्रीटमेंट। मतलब थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, आपने मेडिकेशन ली और भी चीजें कराई साथ में, जिस हिसाब से डॉक्टर ने डायग्नोस किया, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के थ्रू जो भी डायग्नोस किया, उस हिसाब से आपको क्या देगा, ट्रीटमेंट देगा। तो वही ट्रीटमेंट आप क्या करें, फॉलो करें, ठीक है। तो क्या चीजें, गाइडेंस अबाउट, मतलब आप मेडिकेशन के थ्रू गाइडेंस करें, या फिर सर्जरी, मान लो कोई अलग से कोई दिक्कत आ गई, तो आपने मान लो किसी को टिश्यू ऑफ मास मिल गया, कैंसर सेल मिल गई, तो उसकी सर्जरी कराना, या फिर कीमो लेना, सेक लेना, तो ये सब क्या है, ये सब आ जाता है ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो प्रिवेंशन, अब इसका प्रिवेंशन क्या बोलता है, प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है, नॉलेज ऑफ द डिजीज मैकेनिज्म हेल्प इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन का मतलब क्या है, बचाव करना। आपने ट्रीटमेंट लेते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जिसको डायबिटीज मेलाइटिस है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन तब भी आप मीठे की तरफ जाएंगे, मीठा खाएंगे, नहीं। प्रिवेंशन क्या हो गया कि आपको मालूम पड़ गया कि आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, और आप क्या नहीं करें, मीठा नहीं खाएं, मीठे को क्या करें, प्रिवेंट करें। तो वो हो गया कि आपकी डिजीज कंडीशन को बढ़ने से रोकना, किसमें आ गया, प्रिवेंशन में आ गया। प्रिवेंट करके आप क्या कर सकते हैं कि आप उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं किसी हद तक,
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नॉलेज ऑफ द डिजीज मैकेनिज्म, डिजीज मैकेनिज्म की नॉलेज होने के बाद हेल्प इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। डिजीज मैकेनिज्म की आपको मालूम पड़ गया कि हाँ भाई मेरे को इस चीज की डिजीज है, तो वो क्या हेल्प करता है, आपको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, उस कंडीशन के फेवर में कोई काम नहीं करना, उससे अपोजिट में चलना है, जिससे कि आप क्या कर सकें, उस डिजीज को खत्म कर सकें। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड डिजीज प्रोग्रेसिव, मतलब आप उसके कॉम्प्लिकेशंस खत्म करें और साथ में डिजीज के प्रोग्रेशन, मतलब डिजीज के बढ़ने को भी प्रिवेंट कर सकें, तो इसलिए अपन प्रिवेंशन टेक्निक्स लेके चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड डिजीज। दो चीजें आई, हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है। हेल्थ का मतलब एक इंसान अच्छा खासा आपको दिख रहा है। हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ का मतलब क्या हो गया, हेल्थ एक अच्छा खासा आदमी, और डिजीज क्या हो गई, जिस पेशेंट को डिजीज कंडीशन है जो कि आगे पेशेंट को परेशान करेगी। तो हेल्थ एंड डिजीज दो चीजें आ गई जो एक पेशेंट में, एक पर्सन में हो सकती है, दोनों चीजें। ठीक है, तो हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है, दोनों को समझते हैं। तो हेल्थ क्या है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है, हेल्थ का मतलब है कंप्लीटली इन्वॉल्व होना किस चीज का, मेंटली भी, सोशली भी और फिजिकली भी। ये तीन चीजें तो आपके हैं, फिजिकली भी आप फिट हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो और सोशली भी आप स्ट्रांग हो। लेकिन सिर्फ इन्हीं का होना कंपलसरी नहीं है, साथ में नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इलनेस, ये चीजें तो होनी होनी चाहिए कि ये चीजें तो है ही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं सिर्फ कि आप ये मान के चले कि मेरे को बीमारी नहीं है इसका मतलब मैं फिट हूं, नहीं। हेल्थ का मतलब है कि आप हर चीज से मुक्त हो, जैसे कि फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, और साथ में आपको कोई डिजीज भी नहीं हो, तब आप क्या बोले जाएंगे, एक हेल्दी पर्सन बोले जाएंगे। और डिजीज कंडीशन क्या है उस जगह पे, डिजीज कंडीशन का मतलब है डिजीज इज अ कंडीशन दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। डिजीज क्या है, डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को, नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग को क्या कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, मतलब डिस्टर्ब कर दिया जाए। डिजीज कंडीशन होने के बाद क्या होता है, आपकी नॉर्मल बॉडी कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे आपको फीवर चढ़ा, आपकी बॉडी थकान होगी, फटीग होगा, डिजीनेस होगी, आप सोना सोना टायर्डनेस फील करेंगे। ठीक है, तो वो डिजीज कंडीशन में आ गया, मतलब डिजीज कंडीशन आपकी बॉडी में क्या करेगी, आपकी परेशानी को डिस्टर्ब कर देगी, आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी एक तरीके से। ठीक, तो हेल्थ एंड डिजीज दोनों समझना है। हेल्थ का मतलब क्या है, सिर्फ बीमारी होना नहीं है, कि ऐसा नहीं हो कि अपन को बीमारी नहीं है तो अपन हेल्दी है, नहीं, साथ में आप मेंटली भी सही हो, फिजिकली भी सही हो और सोशली भी सही हो, और आपको कोई बीमारी भी ना हो, उससे अपन किसे क्या बोलते हैं, हेल्दी पर्सन बोलते हैं। तो नेक्स्ट सबसे एक कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि भाई क्लिनिकल पैथोलॉजी है तो उनके फादर कौन है, किसने उनको इन्वेंट किया। तो थोड़ा कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन ओवर थ्रू कर लेते हैं, क्या कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका अपन बहुत अच्छे तरीके से मतलब गलत करके आते हैं, जिन पर थोड़ा नाम का इधर उधर हो जाता है, सो ये अपन गलत करके आ जाते हैं, तो इसलिए इन चीजों को आप एक की पॉइंट्स की तरह याद कर लें थोड़ा अच्छे तरीके से। तो फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी कौन है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के फादर कौन है, मतलब किन्होंने इसको इन्वेंट किया, किस तरीके से किन्होंने इसको बनाया, तो वो है पॉल एनरिच। ठीक है, क्या नाम है, पॉल एनरिच। ठीक है, जो कब से कब तक थे, 1854 से 1950 तक ये थे जिन्होंने क्लिनिकल पैथोलॉजी का इन्वेंशन किया। जर्मन फिजिशियन थे, कौन थे, जर्मन फिजिशियन थे, कन्फर्ड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था अपने काम के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए। इन्होंने इम्यूनिटी के बारे में अच्छे तरीके से समझाया था, इम्यूनोलॉजी के बारे में। एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ, किसका फाउंडेशन किया, हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, साथ साथ में किसका किया, सबसे मेन चीज इनको नोबेल प्राइज मिला गया था किसके बारे में, इम्यूनोलॉजी के लिए। ठीक है, और साथ में इन्होंने और किन चीजों का इन्वेंशन किया, किन चीजों को और बताया, किन चीजों के बारे में, हेमेटोलॉजी के बारे में और साथ में क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में। तो फादर ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी पॉल एनरिच। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते कौन है, फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, सेल्स की पैथोलॉजी। ठीक है, सेलुलर पैथोलॉजी बताने वाले कौन है, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये कब से कब तक थे, 1821 से 1905 थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, एक थे कौन, कहां से थे, क्या किया, जर्मन पैथोलॉजिस्ट हु प्रपोज सेलुलर पैथोलॉजी या सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज एंड इनिशिएटेड बायोप्सी पैथोलॉजी फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इन्होंने दो चीजों को बताया, क्या चीजों को बताया, सबसे पहला सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज, सेल्स के अंदर की पैथोलॉजी के बारे में बताया कि सेल्स के अंदर कैसे कैसे पैथोलॉजी चलती है, ठीक, कैसे फंक्शनिंग करती है, कैसे एबनॉर्मलिटीज आती हैं। साथ में बायोप्सी पैथोलॉजी और इन्वेंट करी थी इन्होंने। बायोप्सी पैथोलॉजी जैसे आजकल आपने सुनी होगी किसी ऑर्गन की बायोप्सी कराना, या फिर एक मतलब सेलुलर मास मिला है, इसकी बायोप्सी करा लो, इससे डायग्नोस कर लो कि इसके अंदर सेल्स का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, कहीं कैंसर सेल तो नहीं है, कहीं ट्यूमर तो नहीं है।
ठीक है, तो वही चीज इन्होंने इन्वेंट करी, बायोप्सी पैथोलॉजी इन्वेंट करी फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ डिजीज। किसका डायग्नोस करने के लिए? डिजीज का डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट, मॉडर्न पैथोलॉजी को किसने इन्वेंट किया? तो 21st सेंचुरी हैव मेड इट पॉसिबल टू स्टडी डिजीज एट जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर लेवल। 21st सेंचुरी को, जो 21st सेंचुरी जो भी चल रहे है ना, उसमें अपन को ये पॉसिबल हो गया, क्या पॉसिबल हो गया? इसमें पढ़ना पॉसिबल हो गया डिजीज के बारे में, डिजीज जेनेटिकल है या मॉलिक्यूलर लेवल, अपन दोनों लेवल पे अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इतना इन्वेंशन हो चुका है, इतना मतलब बढ़ोतरी हो चुकी है पैथोलॉजी की कंडीशनों में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, या फिर ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, टेक्निक्स आ गई हैं, एआई मैकेनिज्म आ गया है, जिसके थ्रू अपन जेनेटिकली और मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन चीजों को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो और क्या बोल रहे हैं? द मेजर इंपैक्ट ऑफ एडवांस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो मेजर इंपैक्ट पड़ा है एडवांसमेंट का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, आर इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब कि एक तरीके से आप ये देखें कि एडवांसमेंट किस में आया है, तो सबसे ज्यादा एडवांसमेंट आया है डायग्नोस करने की चीजों में। मेडिकल फील्ड में अपन देखें तो एडवांस मतलब डायग्नोसिस ज्यादा हो गया है, चीजों को डायग्नोस करना, चीजों को मालूम करना बहुत ईजी पैटर्न में हो गया है। क्योंकि सिटी स्कैन है हमारे, ऐसी ऐसी मशीन आ गई हैं जिनमें आप डीपली सेलुलर लेवल तक पे जा सकते हैं चीजों को डायग्नोस करने में। बायोप्सी कर लो, बायोप्सी से आप और सेलुलर मैकेनिज्म पे जा सकते हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट भी इस हद तक आ चुके हैं आजकल कि आजकल हर चीज का ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर, इम्यूनोलॉजी एंड आर इन कैंसर। देखो, जेनेटिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी चीजें आ गई हैं, काफी सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, डायग्नोस हो जाते हैं पहले से पहले ही, उनको हैंड टू हैंड ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा दी जाती है, साथ साथ अभी इतना प्रोसेसिंग में चल रहा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट को भी लाने की कोशिश की जा रही है। इस हद तक तो पहुंच चुके हैं अपन काफी, जैसे आजकल कीमोथेरेपी चलती है, किसी पेशेंट में डायग्नोस होता है कैंसर, तो उसमें कीमोथेरेपी भी चलती है, शेक भी चलता है उसके बाद में। तो कीमोथेरेपी रखी गई, क्यों रखी गई? हो सकता है क्या पता इन कीमोथेरेपी से कैंसर खत्म हो जाए। तो आजकल एडवांसमेंट इस लेवल तक आ चुका है, एडवांसमेंट कि आपके हर डिजीज को क्योर कर रहा है, डायग्नोसिस इस लेवल तक आ चुका है कि वो डायग्नोस कर लेते जल्दी। आजकल पहले के जमाने में क्या होता था कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, तब जाकर तो किसी बीमारी का मालूम पड़ रहा है। लेकिन इतना एडवांसमेंट आ चुका है कि आप कैंसर की फर्स्ट स्टेज पे होंगे तभी आपको मालूम पड़ जाए, इमीडिएटली मालूम पड़ जाए। कि आजकल बॉडी चेकअप्स होते हैं, फुल बॉडी चेकअप्स होते हैं, उनको कराओ, उससे क्या इमीडिएटली आपकी बॉडी के बारे में ये मालूम पड़ सकता है कि हाँ भाई कब मेरे को कब दिक्कत आ रही है, कैसे दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज ड्यूरिंग दिस टाइम आर, मतलब कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरी मतलब कि डिस्कवरीज हुई थी इस टाइम के दौरान, 21 सेंचुरी के दौरान। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑफ सेल बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। 1953 में क्या डिस्क्राइब हुआ, क्या निकाला गया? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा क्या बताया गया? मतलब कि जो डीएनए था, डीएनए जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसा दिखता है, किस तरीके से है, दो इसमें आरएनए स्टैंडर्ड्स, मतलब डाईऑक्सी है ये, तो इनके बारे में बताना कब हुआ? 1953 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो इतना वो अंदर लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्रोमोसोम के अंदर भी पहुंच चुके हैं, इतना सेलुलर लेवल पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब डिस्कवरीज क्या हो गई है? बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इन डिस्कवरीज के थ्रू आजकल इजी क्या हो गया है? चीजों को समझना और पढ़ना इजी हो गया है, चीजों के बारे में मालूम करना इजी हो गया है। ठीक, और कौन सी डिस्कवरीज हुई है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर करेक्ट नंबर इन ह्यूमन। क्रोमोसोम्स का आइडेंटिफिकेशन, जैसे अपन बोलते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन वो कैसे हैं, लास्ट वाला XX है या लास्ट वाला XY है, इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब इसको डीप लेवल तक करना किसको द्वारा किया गया? टिजो एंड लिवान इन 1956। इन दोनों के द्वारा क्या फाइंड आउट किया गया, क्या डिस्कवरीज की गई? क्रोमोसोम्स एंड देयर करेक्ट नंबर इन द ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना, क्रोमोसोम्स के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना, और ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने नंबर के क्रोमोसोम्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कवरी, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सिटू मतलब सेल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस हुआ? इन 1969, इन विच ए लेबल्ड प्रोब इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट। एक लेबल्ड प्रोब, प्रोब का मतलब होता है एक तरीके से आप अगर हॉस्पिटल पे गए हो तो हॉस्पिटल के अंदर जो एक तरीके से मॉनिटर लगा हुआ रहता है, मॉनिटर के ऊपर प्रोब रहता है, जिससे आपके ना O2 सैचुरेशन, हार्ट रेट, ये सब आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, तो उसको अपन प्रोब बोलते हैं, वो उसी तरीके का प्रोब होता है जिसको इन विच अ लेबल्ड प्रोब इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट एंड लोकलाइज स्पेसिफिक आरएनए और डीएनए सीक्वेंस। सेल्स के अंदर इस तरीके से प्रोब लगाया गया कि सेल्स के अंदर प्रॉपरली आरएनए और डीएनए का
ये मालूम करा गया कितने हैं, कैसे हैं, किस तरीके से सिचुएटेड है, क्या इनकी फॉर्मेशन है, उस चीज को मालूम करा गया। इन सिटू का मतलब होता है इन द ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल प्लेस का मतलब ओरिजिनल वाली जगह पे, मतलब सेल्स के बिल्कुल अंदर घुस के, ना कि उनको बाहर निकाल के, बल्कि खुद सेल के अंदर जाके। तो इतना एडवांसमेंट कि आप सेल के अंदर पहुंच पा रहे हैं और सेल के अंदर डायग्नोस कर पा रहे हैं। तो ये 21 सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हुए थे जिसके अंदर काफी डिजीज, काफी चीजों के बारे में पढ़ा गया, काफी लोगों ने काफी चीजें इन्वेंट करी। ठीक, नेक्स्ट वन, द एरा ऑफ स्टेम सेल रिसर्च। स्टेम सेल रिसर्च के बारे का एरा चला था इन टर्म 2000 में, 2000 के ईयर के दौरान ये स्टेम सेल एडवांसमेंट भी चला था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेलीपैथोलॉजी। टेलीपैथोलॉजी, अभी तक अपन ने देखा कि पैथोलॉजी है क्या, या पैथोलॉजी के बारे में क्या क्या चीज है, पैथोलॉजी किस तरीके से, पैथोलॉजी में दो वर्ड हैं, किससे पढ़ा जाता है पैथोलॉजी का। पैथो का मतलब है सफरिंग, लॉजी का मतलब है स्टडी करना, नॉर्मल फंक्शनिंग और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग दोनों का बिगड़ जाना, स्ट्रक्चर का बिगड़ जाना, ये सब चीजें देखी। अब अपन को ये देखना है कि पैथोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैसे डिस्क्राइब्ड है पैथोलॉजी। तो टेलीपैथोलॉजी है क्या? टेलीपैथोलॉजी इज द प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोस्टिक डिजीज। टेलीपैथोलॉजी एक ऐसी प्रैक्टिस है क्या डायग्नोस करने की, डिजीज को डायग्नोस करने की थ्रू डिजिटल पैथोलॉजी। किसके थ्रू? डिजिटल पैथोलॉजी टेक्निक्स। डिजिटल पैथोलॉजी टेक्निक्स का मतलब क्या है समझते हैं, पहले आगे पढ़ते हैं। अलाउइंग पैथोलॉजिस्ट टू एग्जामिन एंड इंटरप्ट पैथोलॉजी स्पेसिफिक रिमोटली। मतलब क्या होता है आजकल, आपने ब्रोंकोस्कोपी देखी तो ब्रोंकोस्कोप से बिल्कुल अंदर इंसर्ट होकर ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू देख लिया जाता है कि भाई कैसे काम चल रहा है, या फिर काफी सारी मशीन्स आ गई जिनके थ्रू टेस्ट कर लिया जाता है। तो टेलीपैथोलॉजी में क्या हो गया, डिजिटली आप उस चीज को देख पा रहे हैं, या पैथोलॉजिस्ट जो है, जो पैथोलॉजी को रीड आउट कर रहा है, वो डिजिटली उन चीजों को कवर अप कर पा रहा है, उनके बारे में समझ पा रहा है, उनको पढ़ पा रहा है, डीपली अंदर तक मतलब उन चीजों को समझ पा रहा है। ठीक है, तो वो किस में आ गई, टेलीपैथोलॉजी में आ गई। टेलीपैथोलॉजी का वापस एक बार मतलब समझ लीजिए, टेलीपैथोलॉजी इज द प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोस्टिक डिजीज। प्रैक्टिस करना किसको डायग्नोस करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एक प्रैक्टिस मैकेनिज्म है। लेकिन कैसे डायग्नोस करना है इसको, डिजिटली आप देख पाए, डिजिटली डायग्नोस कर पाए। एक तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन चल रही है और उस कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू आप देखते देखते उस चीज को ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज जैसे कभी कभार एक तरीके से पथरी का ऑपरेशन जो होता है, पथरी के ऑपरेशन में क्या होता है कि डॉक्टर इंसर्ट कर देता है प्रॉप्स को अपने, और स्क्रीन पे देखते हुए कटिंग करता है। वहां से गॉल ब्लैडर को अगर रिमूव करना हो या पथरी को रिमूव करना हो तो क्या करता है, वहां से अपने प्रॉप्स को तो इंसर्ट कर देता है, और वहां से देखते रहते हैं, स्क्रीन से देखते रहते हैं कि वहां कहाँ पे हमारी सीजर पहुंच गई है, कहाँ से कट करना है, किस तरीके से उसको बाइंड अप करना है, ये सब चीजें। ठीक, तो नेक्स्ट टेलीपैथी आपकी समझ में आ गई। दिस टिपिकली इन्वॉल्व, इसके अंदर है क्या क्या, टेलीपैथोलॉजी के अंदर है क्या। सबसे पहला डिजिटल इमेजिंग। डिजिटल इमेजिंग का मतलब हाई रिवोल्यूशन इमेजेस ऑफ टिश्यू सैंपल आर क्रिएटेड। इस टेलीपैथोलॉजी से क्या होता है, पहले के टाइम पे जैसे मान लो इतना डिजिटली कैमरास वगैरह इतने नहीं थे, लेकिन अभी क्या डिजिटली इतना इन्वेंशन कर दिया कि आप एक ऑर्गन को एग्जामिन कर सकते हैं उसके उसकी पिक्चर्स के थ्रू। इतनी क्लियर पिक्चर्स होती हैं, इतनी क्लियर डिजिटली उनको रखा जाता है कि आप इजीली उनको पढ़ सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप हर्ट पढ़ना चाहें तो हर्ट के अंदर के वॉल्स तक देख सकते हैं। मतलब आजकल इतनी मतलब इमेजेस आ चुकी हैं, इतनी वीडियोस आ चुकी हैं जिनके बारे में आप एक रियल हर्ट देख सकते हैं और उसके अंदर दिखाई हुई चीज भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे कैमरास वगैरह इन्वेंशन वगैरह काफी चीजें हो सके। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या चीज आ रही है, डिजिटल इमेजिंग, डिजिटली इमेज फॉर्मेशन, एक तरीके से इमेज आना। ठीक है, नेक्स्ट है रिमोट असेस। रिमोट से आप असेस कर पा रहे हैं, जैसे पैथोलॉजिस्ट कैन व्यू एंड एनालाइज दीज इमेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। आज मैं यहाँ हूँ तो मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो रिमोट असेस हो गया कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आपको समझा पा रहा हूँ। एक डिजिटली हो गया, डिजिटल मेथड हो गया इमेजिंग। इसको डिजिटली टेलीपैथोलॉजी में क्या आ गया, पैथोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं मेनली क्या चीज करने के लिए। आज पैथोलॉजिस्ट किसी और लोकेशन पे, आज जैसे यहाँ से अपन अपनी काफी सारी रिपोर्ट्स को दिल्ली पहुंचाना चाहें तो आज अपन यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, काफी काफी चीजों के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं, और वो वहां से रीड आउट करके अपन को क्या दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। काफी लोग करते हैं डिजिटली, एक तरीके से अपॉइंटमेंट्स लेते हैं डॉक्टर से, तो उनसे भी चेकआउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या इनेबल्स एक्सपर्ट टू कोलैबोरेट अक्रॉस डिस्टेंस फ्रॉम एक्यूरेट डायग्नोसिस। मान लो आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि मान लो ये किसी चीज को पर्टिकुलर आपको 5-6 डॉक्टर को, पैथोलॉजिस्ट को डायग्नोस करना है, या 5-7-8 रिसर्चर हैं, उनको एक साथ एक ही टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक साथ एक कॉन्फ्रेंसिंग में आके डिजिटली ही
क्या कर सकते हैं, एक तरीके से जूम क्लासेस। जूम क्लासेस में क्या होता है कि बहुत सारे जने अलग अलग जगह पे से आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो वही कनेक्शन पैथोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, टेलीपैथोलॉजी के अंदर, जिससे कि वो अच्छा सही डायग्नोसिस निकाल सकें किसी चीज के बारे में, या सही ट्रीटमेंट निकाल सके किसी चीज के लिए। ठीक। टेलीपैथोलॉजी, टेलीपैथोलॉजी एनहांस असेस टू स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी सर्विस। टेलीपैथोलॉजी क्या करती है, एनहांस कर रही है किसको, असेस टू स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी सर्विस। जो पैथोलॉजी सर्विसेज है उनको स्पेशलाइज करने के लिए स्पेशलाइज कर दे रही है एक तरीके से, उसको एनहांसमेंट की तरफ ले जा रही है टेलीपैथोलॉजी। ठीक है। एंड स्पेशली इन अंडर अंडर सर्व्ड एरियाज, ऐसे एरियाज के अंदर जहां पर सर्विसेज है ही नहीं, इतनी ज्यादा है ही नहीं, उस जगह पे टेलीपैथोलॉजी बहुत अच्छा काम कर जाती है, अपने एक तरीके से चीजों को स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रही है। एंड फैसिलिटीज क्विकर कंसल्टेशन एंड सेकंड ओपिनियन, और साथ में सेकंड ओपिनियन, मतलब आपके लिए एक तरीके से कंसल्टेशन हो गया, कंसल्टेशन हो गया, मतलब आपने कोई किसी डॉक्टर को आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, किसी डॉक्टर से आप फिजिकली मिलने गए, एक तरीके से सामने के सामने आप उसको इंटरेक्शन करने गए, मालूम करने गए कि मेरे को ये बीमारी है, ये मेरी रिपोर्ट से इनको क्या किया जाए। वहां पर उस डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छी चीजें समझाई, लेकिन आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई, तो आपने अपना सेकंड ओपिनियन लेने के लिए या फिर और किसी से कंसल्ट करने के लिए आपने क्या किया, ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट रखा, और उसके थ्रू आपने उससे क्या करा, इंटरेक्शन रखा, और उस इंटरेक्शन के थ्रू आपने चीजों को और क्या कर लिया, समझ लिया, एक और ओपिनियन ले लिया एक तरीके से कि हाँ भाई एक जने की बात सही नहीं है, क्या पता दूसरा और कुछ बता दे, उस हिसाब से। तो टेलीपैथोलॉजी उसी चीज में क्या कर देती है, आपको एडवांसमेंट दे देती है कि आप अपनी चीजों में ही क्या कर सकें, मतलब एक तरीके से फिक्स हो सके कि हाँ ये चीज मेरी इस चीज पे जा रही है। ठीक। तो नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन नीड एंड बजट, टेलीपैथोलॉजी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप। नीड और बजट के हिसाब से टेलीपैथोलॉजी दो तरीके का है, सबसे पहला स्टैटिक और नेक्स्ट वन है डायनामिक। तो स्टैटिक को पढ़ते हैं कि स्टैटिक है क्या। तो स्टैटिक का मतलब है स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर करना और फॉरवर्ड करना। एक तरीके से जैसे आप अभी कभी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं किसी फंक्शन में, तो आपका दोस्त जब तक मांगेगा या फिर आप कभी मांगेगा, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्लिक्स करी, वो फोटोज क्लिक करी, फिर आपके फोन में है, और फिर आपने बाद में उसको व्हाट्सएप के थ्रू, सीडी के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू फिर आपने उसको दी। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से स्टोर करना और फिर फॉरवर्ड करना, मतलब एक पॉज है बीच में। ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो पैसिव टेलीपैथोलॉजी और बोलते हैं इसको। इन दिस सेलेक्टेड इमेज आर कैप्चर्ड, इसके अंदर क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड इमेजेस को कैप्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और देन ट्रांसमिट किया जाता है कहाँ पे, वाया इंटरनेट, ईमेल, फाइल, सीडी रोम एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बाकी जो भी चीजों के थ्रू आप क्या करें उसको इधर से उधर ट्रांसफर करें। ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर आ गया एक रोबोटिक, एक तरीके से जब जो काम हो रहा है उसी टाइम पे दूसरे के पास तक पहुंच जाए, जैसे कि लाइव क्लासेस। एक तरीके से आप लाइव क्लासेस को इस पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कैसे कि एक तरीके से लाइव क्लासेस हो रहा है, तो जैसे मैं मान लीजिए लाइव क्लासेस के दौरान क्या होता है, जो टीचर उस टाइम पे जो पढ़ा रहा होता है या जो कर रहा होता है, वो डायरेक्टली सिर्फ सब सिटीजन्स को या हर किसी को क्या हो रहा है, दिख रहा होता है। तो एक तरीके से डायनेमिक क्या हो गया कि जो काम इमीडिएटली हुआ वही चीजें सामने वाले तक पहुंच जाए, उसे किस में इन्वॉल्व कर देते हैं, डायनेमिक में इन्वॉल्व कर देते हैं, एक तरीके से जूम क्लासेस के अंदर भी जो होता है। ठीक। तो नेक्स्ट, अब तक अपन ने पढ़ा कि टेलीपैथोलॉजी क्या है, टेलीपैथोलॉजी के टाइप्स क्या है, टेलीपैथोलॉजी दो तरीके से डिवाइडेड है, या फिर अपन ने ये देखा कि पैथोलॉजी का मतलब क्या है, किस तरीके से पैथोलॉजी को किसने इन्वेंट किया, किसने क्या किया, क्या क्या इन्वेंशन हुए। अब अपन को मेन ध्यान देना है किस चीज पे, सब डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के एक तरीके से टाइप्स, पैथोलॉजी के टाइप्स क्या हैं। तो आपको भी एक सामने फ्लो चार्ट बताया जाएगा कि फ्लो चार्ट क्या है, एक तरीके से डिफाइन कर देगा आपकी चीजों को, इजी फॉर्मेट है जिससे आप एक तरीके से दिमाग में याद कर सकेंगे कि कैसे कैसे सब डिवीजन हो रखा है। ये थोड़ा सब डिवीजन में थोड़ा टफ फॉर्मेट है, लेकिन इसको हर एक डिवीजन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा, हर एक डिवीजन को एक्सप्लेन समझाया जाएगा। तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि पैथोलॉजी दो चीजों में डिवाइडेड है, सबसे पहला जर्नल और नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक। सिस्टमिक पैथोलॉजी और जर्नल पैथोलॉजी। सिस्टमिक पैथोलॉजी किसके अकॉर्डिंग हो गई, ऐसी पैथोलॉजी जिसके अंदर आप हर एक सिस्टम या हर एक ऑर्गन के पैथोलॉजी के बारे में पढ़े। और जर्नल पैथोलॉजी क्या हो गई, जर्नल पैथोलॉजी का मतलब हो गया कि जर्नली जो आपकी बॉडी में एक तरीके से आपकी सेल्स का रिस्पॉन्स, सेल आपकी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, टिश्यू कोई डैमेज हो रहा है, या टिश्यू क्या हो रहा है, या सेल मर कैसे रही है, सेल का रिपेयरमेंट का हिसाब कैसे है, तो ये सब चीजें किस में आ गई, जर्नल पैथोलॉजी के अंदर आ गई। तो इसका सब डिवीजन अपन देखते हैं। सबसे पहला सिस्टमेटिक पैथोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट जर्नल पैथोलॉजी। तो सिस्टमिक पैथोलॉजी और जर्नल पैथोलॉजी दो तरीके के ब्रॉड सब डिवीजन है, बड़े सब डिवीजन है। तो जर्नल पैथोलॉजी और सब डिवाइडेड है, किसमें डिवाइडेड है, मॉर्फोलॉजिकल ब्रांच में, मॉर्फोलॉजिकल एंड नॉन मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल के अंदर भी कुछ डिवीजन है,
जैसे हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब एक पर्टिकुलर सेल और टिश्यू के बारे में आप किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी में आ गया। तो हिस्टोपैथोलॉजी भी कुछ तरीकों से होती है, जैसे सर्जिकल तरीका, कि सर्जिकली आपने रिमूव कर दिया, फिर उसको आप स्टडी कर रहे हो किसी लाइव पेशेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी मतलब किसी एनिमल के ऊपर या किसी इंडिविजुअल के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे खरगोश के ऊपर हो गया, चूहे के ऊपर हो गया, इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि इस डिजीज के कारण इसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या साइन एंड सिम्टम नजर आएंगे, या क्या चेंजेस नजर आएंगे, क्या एनाटॉमिकल चेंजेस, क्या फंक्शनल चेंजेस, हर चीज को आप एक्सपेरिमेंटल के थ्रू देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेंसिक। फॉरेंसिक का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज को रखा है और उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, किसी टिश्यू को या किसी ऑर्गन को, किसी भी चीज को, पोस्टमार्टम के टाइम के उसके बाद में भी आप फॉरेंसिक स्टडी जैसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ इसमें टाइप्स हैं, हिस्टोपैथोलॉजी हो गया था, उसके बाद साइटोपैथोलॉजी, एंड नेक्स्ट वन इज हिमेटोपैथोलॉजी। तो साइटोपैथोलॉजी, हिमेटोपैथोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी तीनों एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के डिवीजन है, तो इनको भी अपन इजीली पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से क्विक रिव्यू के टाइप में पढ़ेंगे, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट इसकी ब्रांच क्या है, नेक्स्ट ब्रांच है नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांच। इसके अंदर भी काफी सारे डिवीजन है, जैसे क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, नेक्स्ट वन इज मेडिकल जेनेटिक्स से रिलेटेड, लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। तो ये सारे डिवीजन किस में आ गए, नॉन मॉर्फोलॉजिकल में। और बाकी जो डिवीजन थे जैसे साइटोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड लास्ट वन हिस्टोपैथोलॉजी। और हिस्टोपैथोलॉजी में तीन डिवीजन, सर्जिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड फॉरेंसिक, ये सब आ गए मॉर्फोलॉजिकल में। और नॉन मॉर्फोलॉजिकल में क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स हो गई, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी हो गई, ये सब किसमें आ गए, इसके अंदर आ गए। और सिस्टमिक अपना एक अलग पर्टिकुलर है, जिसके अंदर सारे ऑर्गन से रिलेटेड अपन डिस्फंक्शन पढ़ते हैं, कि ऑर्गन के अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है, फंक्शनल चेंजेस क्या है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हर एक डिवीजन को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि जनरल पैथोलॉजी क्या है और सिस्टमेटिक पैथोलॉजी क्या है। तो दो बहुत बड़े ब्रॉड डिवीजन है। सबसे पहला है जनरल पैथोलॉजी, जिसका मतलब क्या है, डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजीज, मतलब किसी डिजीज के जर्नल प्रिंसिपल से डील करना, एक तरीके से उनके बारे में पढ़ना कि नॉर्मल क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं बॉडी के अंदर, सेल पे डैमेज होना, सेल के ऊपर असर पड़ना, सेल का रिपेयरमेंट होना, सेल का रीजनरेशन होना, ये सब पढ़ना। नेक्स्ट वन इज सिस्टमिक पैथोलॉजी। सिस्टमेटिक पैथोलॉजी क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीज pertaining to the specific organs and body system, मतलब कि डिजीज के बारे में तो पढ़ना, लेकिन वो डिजीज पर्टिकुलरली किसको हो रही हो, किसी ऑर्गन को या फिर किसी सिस्टम को हो रही हो, तब उसको किस में पढ़ेंगे अपन, सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जनरल पैथोलॉजी को मतलब कि एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, जनरल प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी के अंदर क्या आ गया, किस पे ध्यान दे रहा है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे जनरल पैथोलॉजी ध्यान किस पे दे रही है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहली चीज पे इन्वॉल्व होती है पैथोजेनेसिस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एंट्री किया, क्या अपना असर दिखा रहा है। तो पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है, द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट लीड टू डिजीज डेवलपमेंट, ऐसा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट या ऐसा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जो किसकी तरफ लीड कर रहा है, किसी भी डिजीज कंडीशन को प्रोग्रेसिव करने का, मतलब एक तरीके से डेवलप कराने में असर कर रहा है। तो अपन को वो चीज पढ़नी है इसके अंदर, किसके अंदर, जनरल पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन इज सेलुलर इंजरी, सेल को क्या इंजरी हो रही है, सेल को डैमेज कैसे हो रहा है, सेल नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है, मरने की तरफ जा रहा है, तो वो सब किस में आ गया, सेल इंजरी में आ गया। सेल इंजरी में क्या है, हाउ सेल रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्ट्रेसर, सेल कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, बाहर से कोई स्ट्रेस आया, बाहर से कोई जोर आया, चोट लगी, तो उस पर अपनी सेल, जो अपनी बॉडी की सेल है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। एंड द प्रोसेस लीडिंग टू सेल डैमेज, और ऐसी प्रोसेस जो सेल डैमेज तक लेके जा रही है, सेल डेथ तक लेके जा रही है। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बॉडी का रिस्पॉन्स है, जो कि इंजरी के बाद या किसी डिजीज कंडीशन के एग्जिस्टेंस के बाद होता है, जो कि एक तरीके से रिपेयरमेंट की तरफ जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक चला गया तो वो डिजीज नेक्रोसिस की तरफ चला जाएगा। तो द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंजरी या इन्फेक्शन, बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है इंजरी के लिए या फिर इन्फेक्शन के लिए, इंक्लूडिंग इट्स कॉजेस एंड एफर्ट, उसके साथ में इसके क्या इंक्लूड करते हुए, कॉजेस और एफर्ट्स को भी इंक्लूड करते हुए। नेक्स्ट वन इज रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर और रीजनरेशन, हाउ टिश्यू हील्स आफ्टर इंजरी, टिश्यू कैसे हील कर रही है, टिश्यू कैसे हील कर रहा है इंजरी को, किसी भी चीज को, किसी चोट लगी है, किसी चोट को हील अप करना या फिर सही करना, किसमें आ गया, रिपेयर एंड रीजनरेशन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज का क्लासिफिकेशन, अब डिजीज को भी डिवाइड करना है, उसके कॉजेस के हिसाब से, उसके इफेक्ट के हिसाब से क्या करना, क्लासिफाई करना। तो ये सब अपन किसमें इन्वॉल्व करेंगे, जनरल पैथोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, कि अपन ये सब पढ़ेंगे
सेल इंजरी, सेल डैमेज कैसे हो रहा है, सेल नेक्रोसिस की तरफ कैसे जा रहा है, सेल डेथ की तरफ कैसे जा रहा है, इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है, इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, इन्फ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये सब अपन जनरल पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो जनरल पैथोलॉजी का सब डिवीजन भी है, इसके अंदर सबसे पहला क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। तो अपन सबसे पहले इसको देखेंगे कि जनरल पैथोलॉजी दो में डिवाइड हो गया था। जनरल पैथोलॉजी डिवाइड हुआ था मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और नॉन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में भी कुछ सब डिवीजन है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है क्या, तो इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, माइक्रोस्कोप का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू आप किसी सेल या टिश्यू को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको किस में लेके आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में लेके आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल ब्रांच में लेके आते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, हिस्टोपैथोलॉजी आती है, साइटोपैथोलॉजी आती है, साथ में हेमेटोलॉजी आती है। ये तीनों इसके सब डिवीजन है। लेकिन है क्या इसके अंदर, किसी भी सेल या टिश्यू के बारे में पढ़ना, लेकिन किसके अंदर पढ़ना, माइक्रोस्कोप के अंदर में पढ़ना। ठीक, तो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। तो हिस्टोपैथोलॉजी है क्या, हिस्टोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब है टिश्यू के बारे में पढ़ना माइक्रोस्कोप के अंदर। भाई क्योंकि अपन ने क्या देखा था कि मॉर्फोलॉजिकल में क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ना है, तो हिस्टोलॉजी के अंदर भी माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, उसकी डिजीज को डायग्नोस करने के बारे में पढ़ना है कि क्या डिजीज है, किस कारण हो रही है। ठीक है, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इसके अंदर क्या क्या आ गया, इट इन्वॉल्व एग्जामिनिंग टिश्यू। किसको इन्वॉल्व करना, टिश्यू को मतलब एग्जामिन करना, टिश्यू को मतलब बायोप्सी करना, एक तरीके से बायोप्सी, किसी टिश्यू को लिविंग टिश्यू में से ले लिया और उसको बायोप्सी कर रहे हैं कि भाई क्या स्ट्रक्चर चेंजेस है, क्या फंक्शनल चेंजेस है, इस चीज से डायग्नोस करना। नेक्स्ट, मॉडर्न टाइम एनाटॉमिकल पैथोलॉजी। जैसे एनाटॉमिकल पैथोलॉजी का मतलब है एनाटॉमी जिसमें चेंजेस हो रही है, तो वही मॉडर्न टाइम एनाटॉमिकल पैथोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी, दोनों का नाम सेम है, मतलब एक तरीके से सिनोनिम्स है एक तरीके से। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, मॉडर्न टाइम में एनाटॉमिकल अगर पैथोलॉजी आप करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो पहला इन्वॉल्वमेंट है इसका सर्जिकल तरीके से। सर्जिकल तरीके से मतलब कोई जिंदा है, कोई लिविंग बीइंग है, उसके अंदर से आपने सर्जरी के थ्रू कोई एक टिश्यू या कोई सेल आपने रिमूव करी और उसको आप स्टडी कर रहे हैं एक तरीके से ट्यूमर सेल, कैंसर सेल, इस तरीके इसको आप बायोप्सी करा के और उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको डायग्नोस कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या, किस तरीके की सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, ये सब स्टडी करना। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सब डिवीजन है एक तरीके से, क्योंकि मतलब कि आप अगर पढ़े तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर काफी सारे सब डिवीजन हो जाते हैं। मॉडर्न एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में बहुत सारी आ जाती है। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में बहुत सारे सब डिवीजन कैसे आ गए, क्योंकि इनके अंदर हो क्या रहा है कि आप एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के थ्रू भी जाए। एनाटॉमी मतलब हर एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, हर एक ऑर्गन की एनाटॉमी पढ़ना, तो उस एनाटॉमी के अकॉर्डिंग भी क्या हो रहा है, टिश्यू को निकाला जाए या टिश्यू को डायग्नोस किया जाए तो पर्टिकुलर एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में चला जाता है, जैसे कार्डिक में, रीनल में, एक्सक्रीटरी में, न्यूरो के अंदर, ब्रेस्ट पैथोलॉजी के अंदर, ये सारी पैथोलॉजी की एक ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस के अंदर सब डिवीजन है, किसके अंदर भी ब्रांचेस भी किसकी हैं, ये हिस्टोपैथोलॉजी की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी भी बहुत सारी सब डिवीजन को लेके चलती है। जैसे कौन सी सब डिवीजन, सबसे पहले सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल पैथोलॉजी में किसी भी लिविंग बीइंग से आपने अपनी टिश्यू और या सेल मास ऑफ सेल को निकाला और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर डायग्नोस कर रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के अंदर है क्या, एक्सपेरिमेंटल के अंदर मतलब किसी एनिमल के ऊपर या किसी चीज के ऊपर या किसी लिविंग बीइंग के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी डिजीज का, और उससे मालूम कर रहे हैं कि इसकी बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं इस डिजीज के होने के बाद। एनाटॉमिकल चेंजेस क्या है, सर्जिकल चेंजेस क्या है, वो सॉरी पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या है, ये सारे चेंजेस आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं, किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो या फिर वो हो सकता है मतलब एक तरीके से आपने उसको कुर्बानी दे दी एक तरीके से, हाँ भैया आप खत्म तो हो गए लेकिन हम आपके थ्रू पढ़ पाएंगे कोई चीज। तो इंसानों की कुर्बानी नहीं दे सकते, इसलिए एनिमल्स को पकड़ते हैं, जैसे चूहे को पकड़ लिया, रैबिट को पकड़ लिया, बकरी को पकड़ लिया, इन सब के ऊपर क्या कर देते हैं, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉरेंसिक पैथोलॉजी या ऑटोप्सी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे पेशेंट मर गया, डेथ हो गई, किस वजह से डेथ हुई, कारण क्या है, पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद भी जो चेकअप्स होते हैं वो फॉरेंसिक में जाते हैं ज्यादातर, जैसे सीआईडी वगैरह में लास्ट में फॉरेंसिक वो लास्ट में करते हैं ना, भैया फॉरेंसिक चेकअप कर रहे हैं कि भाई क्यों मरा है, कैसे मरा है, भाई इसने ये लगता है दया इसके अंदर तो खून की कमी हो चुकी है, मर गया इसलिए कमी हो गई है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फॉरेंसिक में हो क्या रहा है कि आप चीजों को डायग्नोस कर रहे हैं कब, मरने के बाद। मरने के बाद आप उन चीजों को डायग्नोस करें कि मरा कैसे। मान लो कोई पर्सन फांसी से मरा है, तो फांसी लगाई गई है या खुद लगा के मरा है, उस चीज को भी डायग्नोस किया जाता है। जहर दिया है तो कब दिया गया है,
कैसे दिया गया, ये चीजें डायग्नोस हो जाती है फॉरेंसिक साइंस के अंदर, एक तरीके से फॉरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर, ऑटोप्सी जिससे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन किस में आ गई, फॉरेंसिक में आ गई। तो 3 डिवीजन है किसके, हिस्टोपैथोलॉजी के, जिसमें सर्जिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड फॉरेंसिक, ठीक है। तो आपको तीनों को ध्यान रखना है। सर्जिकल के अंदर सर्जिकल रिमूवल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल के अंदर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और लास्ट वाला कौन सा अपना, फॉरेंसिक। तो फॉरेंसिक के अंदर मरने के बाद पोस्टमार्टम लिया उसको चेकअप करना है, ठीक। नेक्स्ट है साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ सेल शेड ऑफ फ्रॉम द लीजन। साइटोपैथोलॉजी का मतलब ये ऐसी सेल्स के बारे में पढ़ना जो लीजन से शेड ऑफ हो चुकी हैं, शेड ऑफ मतलब झड़ चुकी हैं एक तरीके से। कहां से झड़ी है, जो लीजन क्रिएट हुआ था, जो चोट लगी थी, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से पेशेंट को सहन करना पड़ रहा था कुछ ना कुछ, उस चीज पे से जो शेड ऑफ हुई है सेल्स, उनके बारे में पढ़ना, साइटोलॉजी, सेल्स के बारे में पढ़ना। फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एक मेथड है ऑफ सुपरफिशियल एंड डीप सीटेड लीजन्स फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोस करने के लिए, अंदर तक डीप सीटेड डायग्नोस करने के लिए, ठीक। अब हिमेटोपैथोलॉजी क्या है, हिमेटोपैथोलॉजी डील्स विद द डिजीज ऑफ ब्लड। ये हिमेटोपैथोलॉजी क्या है, हिमेटोपैथोलॉजी आ जाती है ऐसी डिजीज, किन डिजीज के बारे में, ब्लड की डिजीजेस के बारे में पढ़ना, कि भाई ब्लड के अंदर जो डिजीजेस हैं, ठीक है, ब्लड की डिजीज के बारे में पढ़ना। तो इसमें लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जैसे क्लिनिकल हेमेटोपैथोलॉजी भी आती है, जिसके अंदर द लेटर कवर द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एज वेल एज, ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट का मतलब की सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ब्लड के बारे में सीबीसी करा लेना एक तरीके से, बाकी सब एलएफटी, आरएफटी, सीबीसी, केएफटी वगैरह सब चीजें जो हो जाती हैं, ठीक है। इससे क्या मांग पड़ जाता है कि पेशेंट को किस तरीके की दिक्कत है। तो अब अपन पढ़ते हैं नॉन मॉर्फोलॉजिकल। अपन ने अब तक पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल, दो बड़े डिवीजन थे, जर्नल, सिस्टमिक। जर्नल के अंदर भी मॉर्फोलॉजिकल, नॉन मॉर्फोलॉजिकल, और मॉर्फोलॉजिकल के अंदर भी साइटो, हिमेटो, एंड नेक्स्ट वन इज हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर भी अपन ने काफी सारे डिवीजन देखे, जिसके अंदर सर्जिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड फॉरेंसिक, ये 3 डिवीजन थे। अब इन 3 डिवीजन के बाद अपन किस पे आते हैं, नॉन मॉर्फोलॉजिकल पे आते हैं। तो नॉन मॉर्फोलॉजिकल ब्रांचेस किस में है, क्या क्या ब्रांचेस है, क्या क्या होती हैं। तो नॉन मॉर्फोलॉजिकल क्या करते हैं, दीज डायग्नोस्टिक ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी इंक्लूड, ये जो डायग्नोस्टिक ब्रांचेस है, ये पैथोलॉजी के अंदर जो डायग्नोस्टिक ब्रांचेस है वो किसको इंक्लूड कर रही है, किन किन चीजों को रख रही है। सबसे पहले इसके अंदर आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो अपने डिवीजन में पढ़ा था। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी, नेक्स्ट वन इज मेडिकल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना, और लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या क्या, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या बता रहे हैं, ठीक। क्लिनिकल पैथोलॉजी किसे बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरियस फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड, मतलब एनालाइज करना। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऐसी चीजों को एनालाइज करना जो बॉडी की फ्लूइड्स है, किसी ह्यूमन बीइंग या पर्सन या इंडिविजुअल या पेशेंट है, उसके बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जांच करना। एक तो ब्लड के बारे में जांच करना, जैसे सीबीसी बोल ही देते हैं, एलएफटी, आरएफटी वगैरह बोल देते हैं, सीएसएफ के बारे में, यूरिन के बारे में, सीमेन के बारे में, इन सब की जांच करना कि कितने, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या नहीं है। अदर बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूड इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर सारे बॉडी के फ्लूइड्स क्या आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी जांच करना इसमें आ जाती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आ जाती है। अब क्या है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर क्या आता है, क्वार्टराइन डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन सीरम एंड प्लाज्मा एंड इन अदर बॉडी फ्लूइड्स। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स का मतलब है क्वांटिटी जानना, सारे बॉडी फ्लूइड्स जितने भी हैं बॉडी के अंदर, ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, सबके अंदर कितनी कितनी अमाउंट में कितनी कितनी क्वांटिटी है, चाहे वो खुद ब्लड की हो, चाहे प्लाज्मा की हो, चाहे उसके अंदर के होने के सब्सटेंस की हो, चाहे सीमन की हो, चाहे यूरिन की हो, चाहे बाकी अदर कोई से भी बॉडी फ्लूइड्स हो, उन सब की क्या होना, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना, मतलब क्वांटिटी जानना एक तरीके से, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये उन माइक्रोब्स की स्टडी करना है जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, इम्प्लीकेटेड इन ह्यूमन डिजीज, ठीक है, जो किसके अंदर मेनली ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ना, एक तरीके से माइक्रोबियल मतलब जो डिजीज कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप के हिसाब से ये पढ़ा जाता है अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं है ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से पढ़ा जाता है, हर किसी का डिवीजन बना हुआ है, हर किसी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। फर्दर डेवलपमेंट इनटू सच एज बैक्टीरियोलॉजी, इसके अंदर कुछ डिवीजन, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ डिवीजन हो रखे हैं, जैसे बैक्टीरियोपैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, बैरियोलॉजी, मतलब बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना, पैरासाइटोलॉजी का मतलब क्या है, पैरासाइट के बारे में पढ़ना, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना, एक तरीके से वायरोलॉजी का मतलब क्या है, वायरस के बारे में पढ़ना।
तो इन सब के बारे में पढ़ना किसमें आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाता है। ठीक है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना, इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके बारे में, डिफेंस मैकेनिज्म जो है, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम में दिक्कत आना और उसके बारे में पढ़ना किसमें आ गया, इम्यूनोलॉजी के अंदर आ गया। ठीक है। मेडिकल जेनेटिक्स, मेडिकल जेनेटिक्स का मतलब क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ये ह्यूमन जेनेटिक्स की एक ब्रांच है, जेनेटिकली जो चीजें ट्रांसफर होती हैं। ठीक, काफी सारी बीमारियां जो जेनेटिकल ट्रांसफर हो जाती है, सबसे मेन जिसमें आती है डायबिटीज मेलाइटस, जो पेरेंट्स के थ्रू अपन को मिल जाती है। दिस इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक ह्यूमन जेनेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड डिजीज, जो किसके बीच का मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप बताती है, बीमारी और हेरिडिटी के बीच का रिलेशनशिप डिनोट करती है, किस तरीके से ट्रांसफर हुई, कैसे हुई, किस तरीके से नहीं हो सकती, सब चीजें। लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी क्या है, द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मलिटीज एट द लेवल ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के लेवल पे, सेल जो इंक्लूड सेल के पास जो डीएनए है उसके लेवल तक पढ़ना। जैसे डीएनए मैचिंग करवाते हैं, ये बच्चा मेरा है या नहीं है, इसी तरीके से डीएनए मैचिंग करवाते हैं, तो डीएनए लेवल तक का पढ़ना, डीएनए लेवल तक की डिजीज को फाइंड आउट करना किसके अंदर आ जाता है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के अंदर आ जाता है, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर होता है। ठीक है। और लास्ट में ये सारा सिस्टम अपने किसके अंदर था, मॉर्फोलॉजिकल, नॉन मॉर्फोलॉजिकल, जनरल पैथोलॉजी के अंदर था, और लास्ट में आता है सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो सिस्टमिक पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी एक ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई, सिस्टमेटिक पैथोलॉजी का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गन के अंदर जो डिजीज कंडीशन हो रही है, जो अबनॉर्मलिटी आ रही है उसके बारे में पढ़ना। तो ये एक अलग से है, उसका कोई सब डिवीजन है नहीं, उसके अंदर सारे ऑर्गन के अपने सिस्टम है, जैसे रीनल सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, लिवर सिस्टम हो गया, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, सारे सिस्टम हो गए, वो सारे सिस्टम किसके अंदर आ जाते हैं, अपने सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पैथोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी यहाँ पे समाप्त होता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको ध्यान से समझें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट हो, कोई सी भी तरीके की परेशानी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर इस पैथोलॉजी टॉपिक या पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आप कोई नया टॉपिक इंक्लूड करना चाहते हैं या नए टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, जिससे कि हम आपको काफी सारे टॉपिक्स और काफी सारे सब्जेक्ट की नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच।